हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SMC के ऑनलाइन क्लासेज में मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th के जीव विज्ञान, और उस जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन क्रिया को। पाचन क्रिया के साथ साथ हम लोग समस्त आहार नाल को भी इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर पाचन क्या होता है। तो साथियों, देखना होगा कि पाचन, तो आप लोग पाचन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप भोजन क्यों करते हैं। अगर आप भोजन करते हैं तो वह भोजन का क्या होता है, और भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर के कौन कौन सी क्रियाएं को पूरा करती है, और पूरा करने के बाद वह हमारे शरीर में किसका निर्माण करती है। तो साथियों, भोजन हम लोग अगर करते हैं तो हमें भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा के माध्यम से हमारे शरीर में कोशिकाओं के द्वारा जीव द्रव्य का निर्माण किया जाता है, और वह जीव द्रव्य हमारे शरीर में होने वाले समस्त प्रक्रिया को क्या करती है? पूरा करती है। तो हम लोग जानते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात आती है कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं? पाचन किसे कहते हैं? तो जब हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, तो भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है। भोजन हमारे शरीर में, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, और वह भोजन एक जटिल अणु के रूप में मौजूद होता है। जटिल अणु के रूप में मौजूद होता है। जटिल अणु के रूप में, जटिल अणु के रूप में मौजूद रहता है। और जटिल अणु से इसको हमारे शरीर में क्या किया जाएगा? सरल अणु में बदला जाता है। और ये जटिल अणु के रूप में अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो होगा, भोजन के माध्यम से विटामिन जाएगा, विटामिन जाएगा, प्रोटीन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जाएगा, वसा जाएगा, खनिज लवण जाएगा। ये सारे चीज हम लोग भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो भोजन के माध्यम से ग्रहण करने के बाद जब तक हमारे शरीर के अंदर इसका छोटे छोटे अणुओं में विभाजित नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा शरीर इसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो इसी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए, छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करने के लिए हमारे शरीर के अंदर पाचन जैसी क्रिया होती है। तो हम लोग पाचन को परिभाषित करते हैं खाद्य पदार्थ को जटिल अणु से सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाता है। खाद्य पदार्थ को जटिल अणु से सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको समझ सकते हैं
इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि खाद्य पदार्थ को जटिल अणुओं से सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर पाचन के दौरान क्या क्या होता है। जब भोजन पचेगा तो पचे हुए भोजन का क्या होता है? तो पचे हुए भोजन का हम लोग साथियों देखते हैं कि अवशोषण क्या होगा? अवशोषण क्या होगा साथियों? अवशोषण। उसके बाद स्वांगीकरण, अवशोषण, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद जो है सो हम लोग देखते हैं कि पाचन। इसमें जो है क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों का पाचन होगा। उसके बाद अगला जो होगा वह होगा निष्कासन। तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान हमारे शरीर के अंदर उस खाद्य पदार्थ का अवशोषण, स्वांगीकरण, पाचन और निष्कासन जैसी प्रक्रिया होती है। क्या क्या होता है? तो अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा, पाचन होगा और निष्कासन होगा। क्या क्या होगा? अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा, पाचन होगा और निष्कासन होगा। इतनी सारी प्रक्रियाएं क्या होती है? भोजन करने के बाद हमारे शरीर के अंदर होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पाचन में ये जानेंगे कि हमारा जो पाचन तंत्र में जो भाग लेने वाले अंग हैं, जिसको हम लोग आहार नाल कहते हैं या फिर पाचन तंत्र कहते हैं, वह जो है सो पाचन तंत्र कौन कौन हो सकते हैं? मतलब आहार नाल में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं और कौन से अंग मिल करके आहार नाल का निर्माण करते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहली बात, आहार नाल। तो कहने का मतलब है, आहार का मतलब क्या होगा? भोजन। आहार का मतलब भोजन, नाल का मतलब रास्ता। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग भोजन करते हैं और भोजन जिस जिस रास्ते से होकर हमारे शरीर में जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। जाएगा, रुकेगा, ठीक है ना, तो वो सारे अंग क्या कहलाएंगे? आहार नाल कहलाएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है इसी को हम लोग, इसी आहार नाल को हम लोग पाचन तंत्र भी कहते हैं। देखिए पाचन तंत्र, तो पाचन के लिए जो जिस जाल की जरूरत होती है, पाचन के लिए हमारे शरीर में अंगों का क्या है? एक समूह है। उस समूह को अंग का जाल कहते हैं और वही अंग जाल पाचन क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। तो ये देखना होगा कि पाचन तंत्र या फिर आहार नाल, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में यह जो है सो आगे से आगे मुख गुहा से आरंभ होकर, मुख गुहा से आरंभ होकर पीछे की ओर गुर्दा तक फैला रहता है। देखो मुख गुहा मतलब आगे से, यानी आगे हमारा क्या है? मुख गुहा है। तो हमारा आहार नाल आगे मुख गुहा से आरंभ होकर पीछे की ओर गुर्दा तक क्या रहता है? फैला रहता है। हमारा आहार नाल मुख गुहा से कहां तक? मुख गुहा से आरंभ होकर
पीछे की ओर गुर्दा तक फैला हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुर्दा तक फैला रहने के बाद उसके बाद क्या होता है। देखिए यह जो है 8 से 10 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे आहार नाल मुख से आरंभ होकर गुर्दा तक फैली हुई है। उसमें जो है सो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि हम खड़े हैं तो खड़ा होने के बावजूद भी वह आहार नाल नीचे नहीं गिरता, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के दीवार से वह किसी न किसी परत से क्या होगा, वह जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण से वह एक जगह स्थिर रहता है और सिस्टमैटिक ढंग से हमारे शरीर में वह आहार नाल जो है वह अवस्थित है। तो यह जो है हमारे शरीर के दीवार से मीजेंटेरिज के द्वारा मीजेंटेरिज भित्ति के द्वारा मीजेंटेरिज भित्ति के द्वारा शरीर के दीवार से आहार नाल चिपका हुआ रहता है। आहार नाल चिपका हुआ रहता है। तो आपने देखा कि आहार नाल जो है वह कहां से कहां तक, तो आगे मुख गुहा से आरंभ होकर पीछे की ओर गुर्दा तक फैली रहती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और मीजेंटेरिज भित्ति के द्वारा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मीजेंटेरिज भित्ति के द्वारा शरीर के दीवार से आहार नाल जो है वह क्या रहता है, चिपका रहता है, जिसके कारण से यह एक सुव्यवस्थित जगह पर टिका हुआ रहेगा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि इस आहार नाल के बाद जो है हमारी आहार नाल कहां से कहां तक आरंभ होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। एक देखिए आहार नाल में निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं। निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं। निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं। पहला मुख गुहा, पहला अंग मुख गुहा। दूसरा ग्रास नली। तीसरा आमाशय। चौथा छोटी आंत। पांचवा बड़ी आंत। छठा मलाशय और सातवां गुर्दा जैसे अंग शामिल होते हैं। तो आपने देखा कि आहार नाल में निम्नलिखित अंग जो है वह क्या होता है, शामिल होते हैं, और इतने सारे अंग मिल करके
चाहे आप आहार नाल कहिए, आहार नाल कहिए, या फिर पाचन तंत्र कहिए, ये सारे अंग मिल करके आहार नाल या पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, जैसे आपने अभी देखा कि हमारा आहार नाल जो है वह मुख गुहा से, मुख गुहा से, मुख गुहा से मुख गुहा से आरंभ होकर गुर्दा तक कैसे जाएगा वो देखना है। कौन से भाग को हम लोग गुर्दा नाम देते हैं? कौन से भाग में? अब देखिए, यहां से अब आपका जो आरंभ होगा, बड़ी आंत, ये देखिए आपका ये वाला क्षेत्र मुख गुहा, मुख का मतलब मुंह और गुहा का मतलब खाली स्थान, तो मुख के खाली स्थान को हम लोग क्या नाम देते हैं? मुख गुहा। उसके बाद देखिए ये वाला क्षेत्र ग्रास नली, इसको हम लोग आमाशय क्या कहते हैं? आमाशय। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र, इसका नाम हम लोग देते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। उसके बाद ये वाला क्षेत्र बड़ी आंत, बड़ी आंत। और उसके बाद ये वाला क्षेत्र मलाशय, और इसको हम लोग गुर्दा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी आहार नाल जो होती है वह आहार नाल इन सभी अंगों से मिलकर बनी होती है, और इसी के समूह को इन सभी अंग के समूह को आहार नाल, आहार नाल या पाचन तंत्र कहते हैं, आहार नाल या पाचन तंत्र कहते हैं। यहां तक भली भांति समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो पूछ लिया जाए। चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बारी बारी से अगर हम लोग मुख गुहा को पढ़ेंगे तो मुख गुहा में पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले जो संबंधित अंग हैं, जो संबद्ध अंग हैं, जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मुख गुहा को। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? मुख गुहा को पढ़ना है। पहला मुख गुहा, मुख गुहा। देखिए मुख गुहा,
मुख का मतलब मुंह, और गुहा का मतलब खाली स्थान। क्या कहेंगे? खाली स्थान। तो इसके सम्मिलित रूप को ही हम लोग कहेंगे मुख गुहा। तो मुंह में खाली स्थान, मुंह में खाली स्थान, वो हम लोग क्या कहेंगे? मुख गुहा कहेंगे। अब देखिए कि आगे अगर बात किया जाए तो इस मुख गुहा में कौन कौन से अंग ऐसे हैं जो क्या करते? पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो मुख गुहा में जो है सो पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं वह अंग मुख गुहा में पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग, लेने वाले सहायक अंग, सहायक अंग। पहला लार ग्रंथि, पहला लार ग्रंथि, दूसरा दांत, दूसरा दांत, और तीसरा जो है वह है जीभ। तो इस प्रकार से मुख गुहा में पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग हैं वह अंग आमतौर पर 3 हैं। पहला लार ग्रंथि, दूसरा दांत और तीसरा जीभ। अब देखिए इसमें से 2 अंग पाचन की क्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं, मुख्य रूप से भाग लेते हैं, लेकिन जीव जो है वह आंशिक रूप से भाग लेता है, आंशिक रूप से भाग लेता है, क्योंकि जीव का पाचन की क्रिया में कोई योगदान नहीं है। सिर्फ जब हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद ये हमें क्या करेगा? हमारे मुख में जो बनने वाला लार है उस लार को और साथ ही साथ स्वाद को, ठीक है, लार को क्या करेगा? भोजन के साथ मिलाएगा और स्वाद का जो है सो हमें अनुभव कराता है। बस इसका इतना ही काम है जीव का। तो इस प्रकार से हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे लार ग्रंथि और उसके बाद दांत। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि लार ग्रंथि क्या होती है। मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाले अंगों में जो लार ग्रंथि है वह लार ग्रंथि क्या होती है? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। देखिए मुख गुहा में पाए जाने वाले जो लार ग्रंथि है वह लार, ठीक है, इसमें क्या होगा? जल, ठीक है, और एंजाइम। क्या होगा? जल और एंजाइम। ठीक है, तो हमारे मुख में जो लार है वह लार क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। उसके बाद ग्रंथि। तो प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि ग्रंथि किसे कहते हैं? कोई है ऐसा तो बताइए कमेंट में, ग्रंथि किसे कहते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रंथि। तो ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो हमारे शरीर में छोटी छोटी कुछ क्या है? थैलीनुमा संरचना है। हमारे शरीर में छोटी छोटी गोलाकार थैलीनुमा संरचना है और उस संरचना के द्वारा या तो हार्मोन को स्रावित किया जाता है या फिर एंजाइम को स्रावित किया जाता है। क्या क्या निकालेगा? या तो हार्मोन निकालेगा या एंजाइम निकालेगा। और ये 2 चीज को स्रावित करने वाले जो अंग हैं उसी अंग को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो हमें परिभाषा जो देना है कि ग्रंथि किसे कहते हैं, तो शरीर के अंदर पाए जाने वाली गोलाकार थैलीनुमा संरचना जो या तो हार्मोन को स्रावित करती है या फिर एंजाइम को स्रावित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। इसको लिख लिया जाए। शरीर में
शरीर में पाए जाने वाले पाए जाने वाले पाए जाने वाले गोलाकार गोलाकार छोटी छोटी थैलीनुमा संरचना, छोटी थैलीनुमा संरचना जो हार्मोन या एंजाइम को स्रावित करता है, एंजाइम को स्रावित करता है, उसे ग्रंथि कहते हैं, उसे ग्रंथि कहते हैं, कहते हैं। अब कहोगे कि पढ़ रहे थे लार ग्रंथि, आ गया ग्रंथि, ये कैसे हुआ? बबुआ तुम्हें जानना होगा कि लार तो निकलेगा ही, हमारे मुख में लार तो बनता ही है, लेकिन ग्रंथि, तो ग्रंथि किसे कहते हैं? तो अब यहां पर समझ में आया कि शरीर में पाए जाने वाले गोलाकार छोटी थैलीनुमा संरचना जो क्या निकालेगा, हार्मोन या फिर एंजाइम को क्या करता है, स्रावित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। अब कहोगे कि हार्मोन को कैसे पहचानेंगे और एंजाइम को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, कहोगे क्या सर चार्ट लेंगे ना तो पता चल जाएगा, ठीक है? अरे बबुआ ऐसा नहीं होता है, आपको एंजाइम हमेशा एंजाइम ये हमेशा जल के साथ निकलेगा या निकलता है, हमेशा किसके साथ निकलता है? जल के साथ निकलता है, जल के साथ निकलता है। और हार्मोन जो है, हार्मोन ये हमेशा खून ब्लड के साथ निकलता है, ब्लड के साथ निकलता है, ब्लड के साथ निकलता है। तो अब इससे ये पहचान मिल जाएगी कि हमारे शरीर में जो एंजाइम निकलेगा वह एंजाइम में क्या होगा, जल होगा, और उसके बाद जब हार्मोन निकलेगा तो उस हार्मोन में क्या होगा, खून होगा। क्या होगा? खून होगा। खून होगा, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब देखो लार तो क्या होगा, एंजाइम, ठीक है ना? लार अर्थात एंजाइम, तो इसमें जल और एंजाइम दोनों होते हैं। लार में क्या होते हैं, जल और एंजाइम दोनों होते हैं। अब देखिए आगे यहां तक आपको समझ में आ गया कि ग्रंथि, तो ग्रंथि शरीर में पाए जाने वाले गोलाकार छोटी थैलीनुमा संरचना जो हार्मोन या एंजाइम को स्रावित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथियां या तो एंजाइम को निकालेगा या तो हार्मोन को निकालेगा। अब देखिए ये हमेशा जल के साथ निकलता है और ये हमेशा खून या रक्त, खून या फिर क्या बोलते हैं, रक्त या ब्लड, रुधिर, इसके साथ क्या होता है, निकलेगा। यहां तक समझ में आया? अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप हमें बताएं कि हम नहीं समझ रहे हैं, इससे बेहतर ढंग से समझाया जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर से बेहतर तरीका को लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और आसानी से हमारी बात वो जो है आप समझ सकते हैं। अब देखिए कहेगा कि अगर हम लोग सर इसके बारे में जान लिए
हमें यह भी तो जानना होगा कि ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्रंथि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पहला अंतःस्रावी, पहला क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी। और दूसरा क्या हो जाएगा? बहिस्रावी। दूसरा क्या हो जाएगा? बहिस्रावी। दूसरा क्या हो जाएगा? बहिस्रावी। बहिस्रावी, ठीक है। अब देखिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी। अब देखिए बहिस्रावी ग्रंथि जो है वह क्या निकालेगा? एंजाइम निकालेगा। इस बात को हमेशा माइंड में रखिए कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो बहिस्रावी ग्रंथि है वह बहिस्रावी ग्रंथि क्या निकालेगा? तो वह निकालेगा आपका एंजाइम। क्या निकालेगा? एंजाइम। और जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना, जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है वह अंतःस्रावी ग्रंथि क्या निकालेगा? वह निकालेगा हार्मोन। क्या निकालेगा? हार्मोन। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की अगर परेशानियां है तो आप हमें बताएं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहां तक आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे मुख में जो लार ग्रंथियां हैं वह लार ग्रंथियां कौन कौन सी है। तो मुख में पाए जाने वाली, तो सबसे पहले देख लेते हैं लार, ठीक है, या फिर एंजाइम। देखिए मुख में औसतन प्रतिदिन, औसतन प्रतिदिन 1.5 लीटर मुख में औसतन प्रतिदिन 1.5 लीटर लार स्रावित होती है। लार स्रावित होती है। 1.5 लीटर लार स्रावित होती है। यहां तक समझ में आया? लार की प्रकृति, लार की प्रकृति, लार की प्रकृति, लार की प्रकृति, प्रकृति लार की प्रकृति अम्लीय होती है। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय होती है। लार की प्रकृति कैसा होगा? अम्लीय होती है। यहां तक समझ में आया? अब देखिए मुख में पाए जाने वाले, मुख में पाए जाने वाले लार ग्रंथि, मुख में पाए जाने वाले लार ग्रंथि। तो देखिए हमारे मुख में 3 जोड़ी, कितना जोड़ी? 3 जोड़ी, 3 इधर और 3 इधर, ये 3 जोड़ी क्या होती है? लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मुख में कितना जोड़ी? 3 जोड़ी। तो मुख में 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि पाई जाती है। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला पैरोटिड, पहला पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और तीसरा सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। तो ये देखिए मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है और ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि में पहला जो है वह है पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिबुलर और तीसरा सब लिंगुअल। अब जब हमारे मुख में लार ग्रंथियां है तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ ना कुछ काम करता होगा।
तो काम क्या करता है? तो हम पढ़ रहे लार ग्रंथि के बारे में। इसके बारे में, लार ग्रंथि के बारे में। तो कहीं ना कहीं अभी हमने देखा था कि ग्रंथि जो है या तो एंजाइम निकालेगा या तो क्या निकालेगा, हार्मोन निकालेगा। तो ग्रंथि जो है वह एंजाइम निकालेगा या हार्मोन निकालेगा। ये जो है तीनों, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये निकालेगा एंजाइम को। क्या निकालेगा? एंजाइम को। क्या निकालेगा? एंजाइम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लार। लार इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जल, ठीक है, क्या रहेगा? जल रहेगा। ठीक, इस एंजाइम में 90% तक क्या होगा? जल होता है और 10% क्या होता है? एंजाइम होता है। तो इस वजह से अब देखिए, जब ये एंजाइम का स्रावन करती है तो हमारे मुख में कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो एंजाइम को लार ग्रंथि स्रावित करते हैं? ये तीनों लार ग्रंथियां मिलकर के, ये तीनों लार ग्रंथियां मिलकर के जैसो हमारे मुख में 4 प्रकार के क्या करते हैं? एंजाइम को स्रावित करते हैं। कितना एंजाइम निकालेंगे? 4 प्रकार के। पहला देखिए, ये तीनों यहां लिखना है, ये तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर 4 प्रकार के एंजाइम को स्रावित करते हैं। 4 प्रकार के एंजाइम को स्रावित करते हैं, स्रावित करते हैं। तो कौन कौन एंजाइम हो सकते हैं? देखिए, ये हो सकते हैं आपका, ये हो सकते हैं आपका, पहला होगा आपका टाइलिन। क्या हो जाएगा दोस्त? टाइलिन। दूसरा डायस्टोज। क्या हो जाएगा? डायस्टोज। तीसरा हो जाएगा म्यूलिन। और चौथा जो हो जाएगा वह हो जाएगा लाइसोजाइम। ये 4 प्रकार के क्या निकलते हैं हमारे मुख में? एंजाइम निकलते हैं। और ये चारों प्रकार के जो एंजाइम स्रावित किया जाता है वह लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है। और ये लार ग्रंथियां अभी हमने देखा कि पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है ना। ये 4 लार ग्रंथियां, 3 लार ग्रंथियां 4 प्रकार के एंजाइम को क्या करेंगे? स्रावित करेंगे। यहां तक भली भांति आपको समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, यकीनन बता रहा हूं दोस्त। आप अपने माँ बाप को ठगने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि आपकी खुशी तभी तक है जब आपके माता पिता हैं। अगर दोनों में से कोई एक चले गए तो यकीनन मानो उस दिन के बाद हमेशा जीवन में दुख की ही शुरुआत होती है। इसीलिए दोस्त, हमेशा अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, क्योंकि आपसे हमेशा आपके माँ बाप झूठ बोलते हैं और वह झूठ आपको ऊंची मंजिल पर पहुंचाने का काम करती है। इसीलिए आपके माता पिता आपसे झूठ बोलते हैं। और दो ही, एक माँ झूठ बोलती है, दूसरा पिताजी झूठ बोलते हैं। वह क्या झूठ बोलते हैं वो देखो। पिताजी आपको कभी भी ये एहसास नहीं होने देते हैं कि आज हमारे पास रुपया खत्म हो गई और मैं अपने बेटे को या बेटियों को कैसे पढ़ाऊंगा। ये कभी अपने संतान को एहसास होने के लिए नहीं देते हैं। भले उनके पास रुपया हो या फिर नहीं हो, किसी भी तरह से आपको ऊंचे मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। और दूसरा, जो आपकी माँ है, वह माँ आपको कभी ये एहसास नहीं होने देती है कि बेटा मैं आज बीमार हूं, घर का काम कौन करेगा, कभी नहीं। और यही 2 चीज हमेशा माँ बाप अपने संतान से झूठ बोल करके और क्या करते हैं, अपने संतान को हमेशा खुश रखने का काम करते हैं। और वो भी चाहते हैं कि हमारा बेटा एक ना एक दिन, हमारी बेटियां एक ना एक दिन अच्छा काम करे, मेहनत करे और हमारा नाम रोशन करे। तो प्यारे बच्चों, जब आपके माता पिता
आपके लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने माता पिता के लिए क्या करिएगा वो आपको समझना होगा। ठीक है, क्योंकि आपके माता पिता आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा हमारे जैसे चाहने वाले आपके साथ होना चाहिए। मैंने कहा था आपके माता पिता कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी चाहत हो ऐसी, तुम्हारी चाहत हो ऐसी और आपके माता पिता हो जैसी। ठीक है ना, आपके माता पिता के जैसी, तुम्हारी चाहत हो ऐसी और ये चाहत आपके माता पिता के हो जैसी। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अब अपने क्लास को इसी जगह स्टॉप करता हूं और मिलेंगे फिर कल अपने फटाफट नए अंदाज के साथ फिर इससे आगे। तो पुनः एक बार फिर से आपको जय हिंद जय भारत।